पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस्ड है, तो समझो तो कुछ भी नया नहीं होने वाला, क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो हम पहले ही इतनी कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन ही तो आएंगी, जर्नल एंट्री क्रिएट कर लेंगे। नहीं समझो तो एक नया चैप्टर है और जीरो से हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। आई वुड प्रेफर ऑप्शन 1 कि 90% चीजें आपको पहले से ही पता है, 90% चीजें आपको पहले से ही पता है, अभी आपके सामने आ जाएगा, अभी देखना। बस नया हमने क्या सीखा, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई क्या होता है, बस ये ध्यान रखना। ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स द बिल, ड्रॉई इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल, पेई इज द पर्सन हु विल इवेंचुअली गेट द पेमेंट। कहानी सुनते हैं, एंट्रीज अपने आप समझ आएंगे। A sold goods to B for rupees 50,000 on 1st April 2020. CGST, SGST 6% each. CGST ये पढ़ते ही कुछ बच्चे को लगता है कि बस अब ये क्वेश्चन तो हमसे हो ही ना पाएगा। प्लीज कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सामान बेचा तो A के लिए आउटपुट जीएसटी होगा, B के लिए इनपुट जीएसटी होगा। A drew a bill, तो पहले तो सामान बेच देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे तो बाद में आते हैं। तो राघव, ए ने बी को सामान बेचा, ए क्या है, सेलर या परचेजर? सेलर है, तो सेलर ने पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं? लेने हैं। तो बिल कौन बनाएगा, ए या बी? गुड, बिल बनाएगा ए, जिसने पैसे लेने हैं। प्रोमिसरी नोट नहीं है, ये बिल है। तो ए ड्रॉअर हुआ या पेई या ड्रॉई? ए ड्रॉअर हुआ या ड्रॉई? अभी बात हो रही है ड्रॉअर या ड्रॉई। अनंत, ए ड्रॉअर या ड्रॉई? ड्रॉअर सर, ड्रॉअर। ड्रॉअर, द पर्सन हु मेक्स द बिल, जो सामान बेच रहा है, तो ए ड्रॉअर है। तो चलो बिल पे तो बाद में आएंगे, अभी ए ने सामान बेचा, तो ए की बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड होंगी, बी की बुक्स में परचेजेस रिकॉर्ड होंगी। इसमें किसी को डाउट? नो सर। सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है शाश्वता? ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? जीएसटी भी है सर बी, सॉरी बी डीआर टू, सॉरी हाँ सर, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट। अभी बी आर आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा, टीआर का मैंने। सर ए टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी ए की तो बुक्स है। सॉरी बी टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी। बी डेबिटेड, डीआर नहीं, बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। करेक्ट। तो ध्यान से देखना, बुक्स ऑफ ए, ड्रॉई हम बी लिखेंगे, ड्रॉई आपके रेफरेंस के लिए। बी डेबिटेड टू सेल्स, सेल्स कितनी? 50,000, 6%, 6 5 3 3। तो ए ने बी से पैसे कितने लेने हैं? 56,000। कोई डाउट? नो सर। अब बुक्स ऑफ बी, बी सामान खरीद रहा है, परचेजेस 50,000 का सामान खरीदा, 3,000 सीजीएसटी, 3,000 एसजीएसटी, 56,000। बट ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है? ए सेलर है, बी परचेजर है। ए के लिए आउटपुट जीएसटी था, बी के लिए इनपुट जीएसटी। अब ध्यान से देखना, बी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ए के लिए क्या हुआ? एक सेकंड, डेटर्स बढ़ गए। ए के क्या हो रहे हैं? डेटर्स बढ़ रहे हैं। बी के लिए क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्रेडिट लायबिलिटी बढ़ रही है। कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? यस सर। आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी होती है, जो सामान बेच रहा है, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट कर दिया। इनपुट जीएसटी हमारा एसेट होता है, हमारे एसेट्स
बढ़ गए तो डेबिट कर दिया। परचेजेस एक्सपेंस है तो इसीलिए डेबिट हुआ। सेल्स हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, तो इसीलिए क्रेडिट हुआ। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। बिक गया सामान, चलें आगे। ए ड्रू अ बिल ऑन बी। अब ए ने बिल बना के भेजा बी को। जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए होता है बिल्स रिसीवेबल, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए होता है बिल्स पेएबल। ए ने पैसे लेने हैं, किससे लेने हैं? बी से। तो ए ने बी को बिल बना के भेजा, बी ने एक्सेप्ट करा, ए के पास बिल आ गया। तो ए के एसेट्स बढ़ गए या कम हो गए? तेज बोला करो। बिल रिसीवेबल इज एन एसेट। अभी एसेट थे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल दे रिप्लेस द डेटर्स। तो दोनों, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर मैंने आपको 50,000 रुपए का सामान बेचा है तो डेटर्स भी पड़े रहेंगे और बिल रिसीवेबल भी पड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो डेटर्स हो सकते हैं या बिल रिसीवेबल। जब आप बिल बना देते हो तो बिल रिसीवेबल दे रिप्लेस द डेटर्स। सर एक डाउट है सर। बोलो। सर अगर मान लो सर जैसे इस केस में 50,000 का सामान बेचा है, तो सर अगर ए ने सिर्फ 30,000 का बिल ड्रॉ करा तो सिर्फ वो पॉसिबल हो हाँ, सकता ऐसा है? बिल्कुल पॉसिबल है कि 20,000 आपने कैश इमीडिएटली दे दिया और 30,000 का बिल बना दिया, या 20,000 आपने कहा कि यार बिल मत बनाओ, बिल 30 का ही बनाओ, 20,000 मैं आपको वीक और 10 डेज में दे दूंगा, तो बाकी वो Okay, डेटर्स sir. में पड़े रहेंगे। जितने का बिल है नेक्स्ट एंट्री उतने की पास होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बोलूंगा ऐसा करो 2 बिल्स बना दो, एक 20,000 का 1 मंथ का, एक 30,000 का 3 मंथ्स का, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। ओके सर। अब ए ने बिल बनाया तो ए ने पैसे लेने हैं, तो ए की बुक्स में क्या एंट्री पास हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। कितने का बिल बनेगा? टोटल पैसे लेने हैं 56,000। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? बी के लिए एसेट है। बी के लिए क्या हो रहा है? एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। कोई डाउट? No, sir. एट द No, सेम sir. टाइम, एट द सेम टाइम बी भी तो अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा। बी ने बिल एक्सेप्ट करा है तो उसकी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। किस नाम से? बिल्स पेबल के नाम से। क्रेडिटर्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय बिल्स पेबल। तो इसने बिल एक्सेप्ट करा तो क्रेडिटर ए डेबिटेड टू बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स कम हो गए और एक लायबिलिटी बढ़ गई। एक लायबिलिटी बढ़ गई, एक लायबिलिटी कम हो गई। हाँ, यहाँ पे एक एसेट बढ़ गया था, एक एसेट कम हो गया था। ड्रॉअर के लिए बिल रिसीवेबल, ड्रॉई के लिए बिल्स पेएबल। कोई भी डाउट? No, sir. डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? ठीक है। अब बिल मेरे पास पड़ा हुआ है ड्यूरिंग द टेन्योर, कि फॉर एग्जांपल इस केस में 3 महीने का बिल था, तो 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4 जुलाई को बिल मैच्योर होना है। तो बीच की जो कहानी है उसको बोलते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर। ड्यूरिंग द टेन्योर आपने बिल के साथ क्या किया? आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। एक, रिटेन करो बिल, जब मैच्योर हो जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, आप बैंक के साथ डिस्काउंटिंग करा लो। तीसरा, आप एंडोर्समेंट कर लो। चौथा, आप बैंक के पास भेज दो फॉर कलेक्शन। डिस्काउंटिंग और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में फर्क क्या होता है? मैंने आपको, आप बैंक को, मैंने आपके साथ डिस्काउंट कराया तो मैंने आपसे पैसे इमीडिएटली ले लिए, तो वो हो गई डिस्काउंटिंग। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में मैंने आपको बिल दे दिया, मैंने कहा अपने पास रखो, जब मैच्योर हो जाएगा ना तो मेरे बिहाफ पे जाके कलेक्ट कर लेना और मेरे बैंक में पैसे डाल देना। इमीडिएटली मुझे पैसे नहीं मिल रहे बिल सेंड फॉर कलेक्शन में। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बस बैंक एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आराम से एक एक करके। ड्यूरिंग द टेन्योर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। अगर आपने बिल को रिटेन किया हुआ है तो आपकी ए हो, आपके बुक्स में कोई एडिशनल एंट्री पास नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? आपके पास बिल होल्ड करने का कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है। बिल आ चुका है, बिल रिसीवेबल टू बी एंट्री पास हो चुकी है, अब आप होल्ड करो। तो ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द टेन्योर if the bill is retained till maturity, no additional entry in the books of drawer. If the bill is discounted, second option, if the bill is discounted with the bank 5% per annum, discounting charges क्या है? 5% per annum. If the bill is discounted, discounting की जर्नल एंट्री क्या होती है अनंत? वो तो हम जर्नल में भी कर चुके हैं, कैश बुक में भी आ चुका है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। जर्नल एंट्री क्या होती है डिस्काउंटिंग की? एनीवन? Sir, bank account debited to bills receivable. कुछ मिसिंग है। हेमंग आप बताओ, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड। बताओ। बोलो, सही बोल रहे हो? Sir, bank account. Charges Yes, sir. debited. Yes, sir. Yes, sir. Discounting charges debited to bills receivable. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। तो ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके, बिल कितने का है? 56,000। अब ध्यान से देखना, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। बिल है 56,000 का, डिस्काउंटिंग चार्जेस है 5%, बट वो पर एनम है, पर एनम है। बैंक को जितना वेट करना पड़ेगा उन पैसों के लिए, उतनी वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो अगर आपने 1 अप्रैल को ही डिस्काउंट करा लिया तो बैंक को 3 मंथ्स के लिए वेट करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने पीरियड के होंगे श्रुत? श्रुत, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने पीरियड के होंगे? इस क्वेश्चन में 3 मंथ्स। कहां से आया 3 मंथ्स अनंत? तो गिवन था ना सर कि 3 महीने। कितना पीरियड बैंक को वेट करना पड़ेगा पैसों के लिए? अगर बाय चांस मैंने 1 महीने होल्ड करा होता, उसके बाद अगर मैं डिस्काउंटिंग कराता 1 मई को, तो बैंक को कितना वेट करना पड़ता? सर 2 मंथ्स। तो ये ध्यान रखना कि जितना पीरियड बैंक को वेट करना पड़ेगा, टेन्योर ऑफ द बिल नहीं होता। इस केस में तो 1 अप्रैल को ही डिस्काउंटिंग हो गई थी, तो इसीलिए 3 मंथ्स था। अगर मैं 1 महीने के बाद डिस्काउंटिंग कराता तो जितना पीरियड बैंक को वेट करना पड़ता है वो होते हैं डिस्काउंटिंग, उतने टाइम के लिए चार्जेस, कमीशन चार्ज होगी। क्योंकि 5% पर एनम का मतलब है वो तो पूरे साल के हैं, जितना पीरियड बैंक वेट करेगा उतना। ठीक है, अब 0 0 0 4 4 1 4 700। ठीक है, तो मैंने बिल करा लिया डिस्काउंट, कितने पैसे मिल गए मुझे? 55,300। बैंक ने कितनी कमीशन चार्ज करी? 700। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो केस 1, इफ द बिल इज रिटेन्ड, नो एंट्री। इफ द बिल इज डिस्काउंटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। जितने पैसे मिल गए, जितने पैसे मिल गए वो बैंक में, बैंक डेबिट क्यों हुआ? हमारे एसेट्स बढ़ गए। डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारा नुकसान है ना, हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो वो डेबिट हो गया। अब बिल चला गया बैंक के पास, बिल चला गया बैंक के पास, अब वो बिल हो गया बैंक का, तो हमारे एसेट्स कम। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन था कि आपने एंडोर्स करा लिया कि मैंने किसी और के पैसे देने थे, मैंने उसको बिल दे दिया, एंडोर्समेंट। अब मैंने किसी और को बिल दे दिया, ट्रांसफरिंग द बिल इन फेवर ऑफ अनदर पार्टी। क्यों दिया मैंने किसी और को बिल? उनके पैसे देने होंगे। तो कोई मेरे क्रेडिटर्स थे जिनको मैंने बिल ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी एंट्री होती है एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, द बिल वॉज एंडोर्स्ड टू सी, तो सी इज द एंडोर्सी। कब करा? 5 अप्रैल। तो जिस डेट पे भी करा उस डेट पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सिचुएशन 3, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्सी डेबिट क्यों हुआ?
क्योंकि हमारे कोई लायबिलिटी हमने सेटल करी है तो हमारी लायबिलिटीज कम हो गई। बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हुआ? हमारे एसेट्स कम हो गए। एंडोर्सी, एंडोर्सर इज द पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल। तो इस केस में एंडोर्सर कौन था? ए। एंडोर्सी इज द पर्सन in whose favor the bill has been endorsed. Endorsee to bill receivable. कोई doubt? No, sir. Next option, 4 options थे। During the tenure, retain करो या discount करो या endorse करो या क्या करो? Bill sent for collection. Bill sent for collection, आपको एक acknowledgement मिल जाती है कि भाई साहब आपका बिल हमारे पास पड़ा हुआ है, जब मैच्योर होगा हम आपको पैसे दे देंगे। तो एक नया एसेट क्रिएट हो गया आपका, एक नया एसेट क्रिएट हो गया आपका। एसेट का नाम क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक नया एसेट, पैसे नहीं मिले अभी आपको, कोई पैसे नहीं मिले, तो एक नया एसेट क्रिएट हो गया और एक एसेट आपका कम हो गया। कोई डाउट? नो सर। नो सर। बट सर बिल किसका है इस केस में? बैंक का या हमारा? हमारा। सर हमारा। हमने बिल बैंक को दे दिया है, हमें एक नया एक्सेप्टेंस, एक लेटर मिल गया है कि हमने आप बैंक में रिसीविंग दे दिया ना हमें। अगर हमने अपनी बुक्स में से एसेट ही हटा दिया तो क्या हमारी बुक्स में बिल रिसीवेबल एसेट्स में आ रहा होगा? सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो आ रहा होगा ना? अरे बिल रिसीवेबल आ रहा होगा क्या? नो सर। तो बिल रिसीवेबल तो आपने अपनी बुक से हटा ही दिया ना, आपने एक नया एसेट क्रिएट किया है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो अकाउंटिंग वाइज बिल रिसीवेबल आपकी बुक्स में अब एग्जिस्ट नहीं करते, एक नया एसेट आ गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल पे हक हमारा है क्योंकि इवेंचुअली जब बैंक पैसे कलेक्ट करेगा तो हमारे अकाउंट में ही पैसे आएंगे, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बुक्स में बिल रिसीवेबल में वो शो नहीं हो रहा होगा। बात समझ आई? क्योंकि एक नया एक्सेप्टेंस आ गया आपके पास, बैंक ने आपको एक चिट्ठी दे दी है कि हाँ हमने आपके इतने पैसे बिल्स होल्ड करके रखे हुए हैं, जब पैसे आएंगे आपको मिल जाएंगे। ओके सर बोलो। सर जब बैंक कलेक्ट करता है तो उसके बाद चार्जेस भी लगाता है? वो उनकी मर्जी, वो हमें क्वेश्चन बताएगा कि उन्होंने कोई चार्जेस लिए कि नहीं लिए। वो ओके बैंक सर। एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डिस्काउंटिंग के केस में तो चार्जेस नहीं है क्योंकि वो आपको टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है। इसमें वो एक सर्विस रेंडर कर रहा है, उनकी मर्जी है वो लेंगे कि नहीं लेंगे, वो क्वेश्चन में Okay, मेंशन sir. है तो बैंक चार्जेस में आ जाएगा, नहीं मेंशन तो नहीं, 0 पैसे लगेंगे। ओके सर। अब ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द टेन्योर, ये कहानियां तो ड्रॉअर की बुक्स की हैं, ए की बुक्स की हैं। बी, मान लेते हैं पृथ्वी आप हो बी, यस सर। आपने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, तो आपने अभी तक लास्ट एंट्री क्या पास करी थी? ए टू बिल्स पेएबल। यस सर। अब ड्यूरिंग द टेन्योर ए बिल को आप पैसे कब दोगे? सर टाइम होने के बाद, डेट ऑफ 3 महीने के बाद। 3 महीने तक नजर मत आना, आपने उसको बोल दिया कि लिख दिया ना 3 मंथ्स, आ जाना जब डेज ऑफ ग्रेस खत्म हो जाएंगे, उससे पहले नजर मत आना। तो अगर वो बिल को रिटेन करके बैठा है तो आपकी बुक में इसकी कोई एंट्री होगी? नो सर। अगर उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया तो आपको कोई मतलब? नो सर। नो सर। अगर उसने बिल एंडोर्स कर दिया सी के फेवर में या डी के फेवर में, आपको कोई मतलब? नो सर। नो सर। नो उसने सर। बिल करा बैंक के पास, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, आपको कोई मतलब? नो नो सर। सर। ड्यूरिंग द टेन्योर बिल के साथ क्या हो रहा है, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई कहता है जब बिल मैच्योर हो जाएगा मेरे पास आ जाना, मैं पैसे दे दूंगा। अब वो बिल ए लेके आए या डिस्काउंटिंग के बाद बैंक लेके आए या एंडोर्समेंट के बाद सी लेके आए या बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में बैंक लेके आए, बी को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मैच्योरिटी पे जो भी बिल लेके आएगा पेएबल टू और टू द ऑर्डर ऑफ
और टू द बेयरर, वो पैसे दे देगा। तो ड्यूरिंग द टेन्योर बिल के साथ क्या हुआ, बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बिल। कोई भी डाउट? नो सर। चलो, अब टेन्योर खत्म हो गया। एट मैच्योरिटी दो चीजें हो सकती हैं, या तो बिल मैच्योर ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। मान लेते हैं कि बिल ऑनर हो गया। ऑनर हो गया मतलब पैसे मिले, यस और नो? यस सर। यस सर। अगर ए ने बिल को रिटेन किया हुआ था, अगर ए ने बिल को रिटेन किया हुआ था तो पैसे किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे सर ए को। ए को मिलेंगे। किसके अगेंस्ट मिल रहे हैं? बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट। नॉर्मली मतलब किसी भी सोर्स से, किसी भी मोड से वो पेमेंट कर सकता है, तो हम बेस्ट रहता है कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किसके अगेंस्ट पैसा आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल। बट सर पैसे तो बी दे रहा है। आपकी बुक्स में अब डेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते, आपकी बुक में एक नया एसेट आ चुका है, बिल रिसीवेबल। तो एट मैच्योरिटी अगर आपको पैसे मिल गए तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। अब मुझे इसकी रीजनिंग लिखने की जरूरत तो नहीं है कि कैश और बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, आपका एक एसेट बढ़ रहा है। बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि अब बिल्स खत्म, वो एसेट खत्म, अब आपको उसके बदले पैसे मिल गए। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ऑन द अदर हैंड ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉई पेमेंट कर रहा है, ड्रॉई पेमेंट कर रहा है, तो वो अपनी एक लायबिलिटी को सेटल कर रहा है। लायबिलिटी का नाम क्या था? बिल्स पेएबल। लायबिलिटी पेड ऑफ, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। कोई भी एंट्री कि ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास हो रही है? नो सर। चलो लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन वैसे जरूरत नहीं थी। बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है बी की, तो बिल्स पेबल डेबिट क्यों हुआ? लायबिलिटी खत्म, तो लायबिलिटीज कम हो गई। कैश और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? पेमेंट हो रही है, तो एसेट्स भी कम हो गए। कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, अगर बिल रिटेन कर रखा था तो पैसे मिले ए को। अगर बिल डिस्काउंट कर रखा है, अगर बिल, सिचुएशन 2 थी ना कि बिल को डिस्काउंट करा दिया, अगर बिल डिस्काउंट कर रखा है तो पैसे किसको मिलेंगे? बैंक। बैंक। बैंक को पैसे मिलेंगे। तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? पैसे दे कौन रहा है? बी दे रहे सर। बी दे रहा है बैंक को। यस सर। ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा अनंत? सर ये एंट्री पास नहीं करेगा सर। पृथ्वी? नहीं करेगा सर। गुड। ए को इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उसके कोई एसेट अफेक्ट हो रहा है, ना ही कोई उसकी लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है। पैसे मिल रहे हैं बैंक को, दे रहा है बी। एट मैच्योरिटी द बिल इज ऑनर्ड एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक। नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, दैट इज ए इन दिस केस, as the payment will be made directly by B to the bank. कोई डाउट? नो सर। पहले केस में बी पेमेंट कर रहा था ए को, दूसरे में बैंक को कर रहा है। बी की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी श्रुत? पहले केस में एंट्री पास हुई थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। दूसरे केस में if the bill is discounted with the bank, तो बी की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी श्रुत? सर बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। वो पैसे दे रहा है बैंक को, उसकी मर्जी है वहां जाके कैश दे रहा है या चेक दे रहा है। यस सर। पॉइंट बी को फर्क ही नहीं पड़ता कि बिल किसके पास है। एट मैच्योरिटी इफ द बिल इज ऑनर्ड तो उसकी एंट्री ए की होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। The same entry will be passed in the books of drawee at maturity irrespective of the situation, but the bill was honored irrespective of the situation। मतलब चाहे ए ने रिटेन किया हुआ था, चाहे उसने डिस्काउंट किया हुआ था, चाहे उसने इंडोर्स किया हुआ था, चाहे बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, ड्रॉई की बुक्स में ए की एंट्री पास होती है। कोई डाउट? नो सर। तो ड्रॉअर की बुक्स में इफ द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड, ए की बुक्स में नो एंट्री अगर पैसे मैच्योरिटी में मिल गए। इफ द बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी,
इस केस में रौनक पेमेंट किसको मिलेगी? रौनक रौनक शाश्वता Yes, sir. एंडोर्समेंट के केस में जब बिल मैच्योर हो गया तो पेमेंट किसको मिलेगी? सर सी को मिलेगी तो फिर हमारे में तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए. करेक्ट, पेमेंट मिलेगी एंडोर्स सी. इस केस में सी को पेमेंट करेगा कौन? बी. ए को इससे कोई लेना देना नहीं है. नो एंट्री विल बी पास्ड in this case in the books of A drawer as the payment will be made directly to C, endorse C. Quit out? No, sir. Last situation, if the bill was sent to the bank for collection, तो पैसे आपको ही मिलेंगे. But bank to bills receivable या bank to bill sent for collection? बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. करेक्ट, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन if the payment is made at maturity and the bill had been sent to the bank for collection. ड्रॉई की बुक्स में कह रहा है तुम अपनी गेम जो मर्जी खेलो, मुझे कोई लेना देना नहीं है. एक ही एंट्री है पेमेंट के टाइम, इफ द बिल इज ऑनर्ड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. कोई भी डाउट? नो सर.